शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 19 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने एक बयान जारी किया, क्योंकि श्री गांधी जी उस समय आमरण अनशन की घोषणा कर चुके थे और 20 सितंबर 1932 से, यानी कि ठीक अगले दिन, जिस दिन बाबा साहब ने ये बयान जारी किया, ठीक उसके अगले दिन श्री गांधी आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। और वो भी जो कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, दोहरा मताधिकार मिला, आरक्षण की सुविधा मिली और समान नागरिकता का अधिकार मिला। कई सारे ऐसे अधिकार मिले जिनकी वजह से अस्पृश्यों की स्थिति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा था। इस बदलाव से चिंतित होकर हड़बड़ाते हुए श्री गांधी जेल में थे। जेल में होने के बावजूद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और इसके तहत उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से लेकर भारत सचिव सर सैमुअल होर से बहुत सारे पत्राचार की बातचीत की। सम्मानित साथियों, इसी आमरण अनशन के द्वारा वो इन अधिकारों को छीनना चाहते थे। कम्युनल अवार्ड में जो अधिकार यहाँ पर अस्पृश्यों को मिले, दलितों को मिले। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने क्या बयान दिया जानकर आप भी निश्चित तौर पर गौरवान्वित होंगे। बाबा साहब का पक्ष जानकर आपको अपने आप पर गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में ये बयान जारी किया, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे। इसी अम्बेडकर संदेश में आज हम बताएंगे कि बाबा साहब ने जो ये बयान जारी किया है, जो सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, इसी में बाबा साहब कहते हैं 19 सितंबर 1932 को ही कहते हैं, कई महात्मा आए और चले गए, लेकिन अस्पृश्य सदैव अस्पृश्य ही बने रहे। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब इसमें कहते हैं। बाबा साहब स्वयं जिक्र करते हैं कि किस तरह से गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उन्हें देशद्रोही तक घोषित कर दिया गया। आइए सुनते हैं बाबा साहब का संपूर्ण वक्तव्य, जो यहाँ पर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया 19 सितंबर 1932 को। आज का अम्बेडकर संदेश हमेशा की भांति बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 327 से 329 तक आज का अम्बेडकर संदेश अब हम शुरू करते हैं। भाषा लिखते हैं कि दलित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में, जब बाबा साहब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का समापन हो रहा था, तो श्री गांधी जी ने बाबा साहब के समक्ष एक योजना रखी थी कि आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र ना मांगिए, आप दोहरा मताधिकार ना मांगिए, लेकिन उसकी जगह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र आप ले लीजिए। और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों के लिए क्या सुविधा होगी, जब श्री गांधी की ये योजना आप भी अभी समझेंगे 2 ही लाइनों में, तो आप भी निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि श्री गांधी ने कौन सी हास्यास्पद योजना रख दी। सामान्य साथियों, आप समझिए कि क्या कार्य योजना, यहाँ पर क्या योजना श्री गांधी जी के द्वारा यहाँ पर रखी गई और क्या उससे भला होने वाला था अस्पृश्यों का। आप स्वयं विश्लेषण कीजिएगा। श्री गांधी योजना रखते हुए कहते हैं कि दलित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में अन्य सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। यदि दलित उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हार जाए, तो वह इस आधार पर चुनाव याचिका दायर कर सकता है कि उसे अस्पृश्य होने के कारण पराजित कर दिया गया है। यदि इस आधार पर अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष में फैसला हो जाता है, तो श्री गांधी ने कहा कि वे कुछ हिंदू सदस्यों को सीट दिलाने के लिए त्याग पत्र देने के लिए कहेंगे, तब दोबारा चुनाव होगा। उस चुनाव में सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के विरुद्ध वह अथवा अन्य अस्पृश्य उम्मीदवार खड़ा होकर अपना भाग्य आजमाएगा। यदि वह दोबारा चुनाव हार जाता है, तो वह पुनः उसी आधार पर चुनाव याचिका दायर करेगा कि उसे अस्पृश्य होने के कारण हरा दिया गया है, और यह सिलसिला बेरोक टोक चलता रहेगा। मैं इन तथ्यों को इसलिए उजागर कर रहा हूं कि कुछ लोगों को अब भी भुलावा है कि संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों से ही श्री गांधी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जब तक श्री गांधी की ओर से कोई वास्तविक प्रस्ताव सामने नहीं आता, इस प्रश्न पर विचार करना व्यर्थ है। यानी कि श्री गांधी यहाँ आमरण अनशन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा कि आखिर
अगर वो ये अधिकार छीनते हैं तो उसकी जगह अस्पृश्यों के भले के लिए, उनके उत्थान के लिए आखिर उनके पास क्या ठोस प्रस्ताव है? बिना ठोस प्रस्ताव आए उनके इस आमरण अनशन की घोषणा पर कोई विचार करना व्यर्थ होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि कुछ भी हो, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं श्री गांधी तथा उनकी कांग्रेस के आश्वासनों पर विश्वास नहीं कर सकता कि वे आवश्यक कदम उठाएंगे। मैं अपने लोगों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को परंपराओं और आश्वासनों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। श्री गांधी अमर व्यक्ति नहीं है और कांग्रेस पर कोई ऐसा नैतिक दबाव नहीं है जो उनकी बात सदैव ब्रह्म वाक्य मानकर चले ही। भारत में बहुत से महात्मा आए जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता मिटाना और अस्पृश्यों का उद्धार करना था। सभी महात्माओं को असफलता हाथ लगी। महात्मा लोग आए और चले गए, लेकिन अस्पृश्यता सदैव अस्पृश्य ही बने रहे। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मुझे हिंदू सुधारकों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले सुधारों के बारे में महाड़ और नासिक के आंदोलनों से काफ़ी अनुभव हुआ है, जिनसे मैं कह सकता हूं कि दलित वर्गों का कोई ऐसा हित चिंतक नहीं है जो उन्हें उनके ऊपर किए जाने वाले बर्बर अत्याचारों से छुटकारा दिलाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। ऐसे समाज सुधारक जो मुसीबत के क्षणों में अपने भाई बंधुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की अपेक्षा समाज सुधार के अपने सिद्धांतों को ही तिलांजलि दे देते हैं, दलित वर्गों के लिए बेकार है। इसीलिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वैधानिक गारंटी चाहता हूं। यदि श्री गांधी सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह अपने ऐसे प्रस्ताव सामने लाएं और सिद्ध करें कि उनके प्रस्ताव सांप्रदायिक पंचायत द्वारा दी गई गारंटी की अपेक्षा बेहतर गारंटी देते हैं। कम्युनल अवार्ड में जो अस्पृश्यों को अधिकार मिले, यहाँ पर राजनीतिक अधिकार मिले, उन अधिकारों को छीनने की श्री गांधी ने ठान ली है और उसी वजह से वो आमरण अनशन करने जा रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि यदि आप ये अधिकार छीनना चाहते हैं तो उसकी जगह आप कौन से अधिकार देने जा रहे हैं? कौन से अधिकार देने जा रहे हैं जिससे कि अस्पृश्यों की स्थिति बेहतर हो सके? मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के इस संघर्ष को जानिए किस तरह से बाबा साहब ने बयान जारी कर दिया आमरण अनशन से शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इसलिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वैधानिक गारंटी चाहता हूँ। मतलब वैधानिक गारंटी यानी कि कानूनी गारंटी बाबा साहब चाहते हैं, किसी आश्वासन पर बिलीव नहीं करना चाहते। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मुझे आशा है कि श्री गांधी ने जो अतिवादी कदम उठाने की ठानी है वह उसका विचार छोड़ देंगे। जब हम पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हिंदू समाज को हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि हम पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं तो हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी असहाय जनता सवर्ण हिंदुओं की दया पर ही निर्भर रहने के लिए न छोड़ दी जाए। श्री गांधी की तरह हमें भी गलती करने का अधिकार है और हमें आशा है कि हमें अपने उस अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। उनका आमरण अनशन का इरादा किसी और अच्छे कार्य के लिए हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। आमरण अनशन जैसे अतिवादी कार्य यदि वह हिंदू मुसलमान दंगों के विरोध में करते अथवा अन्य किसी राष्ट्र हित में करते तो उसका कुछ अर्थ समझ में आता। श्री गांधी का यह अनशन निश्चित रूप से दलित वर्गों की दशा में कोई सुधार नहीं ला सकता। श्री गांधी चाहे ये जानते हों अथवा नहीं, उनके इस अनशन का परिणाम होगा कि सारे देश में उनके अनुयायियों द्वारा दलित वर्गों के प्रति आतंकवाद फैला दिया जाएगा। इस तरह का दबाव दलित वर्गों को हिंदू समाज से नहीं जोड़ सकता, अलग होने से नहीं रोक सकता यदि वे उस समाज से बाहर जाने का संकल्प कर लें। यदि श्री गांधी दलित वर्गों से हिंदू धर्म तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने में दो में से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहें तो मेरा पूरा विश्वास है कि श्री गांधी को अनशन से बचाने हेतु दलित वर्ग के लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना ही पसंद करेंगे। यदि श्री गांधी अपने इस कदम के परिणामों के विषय में ठंडे दिमाग से विचार करें तो मुझे संदेह है कि उन्हें उल्लेखनीय विजय प्राप्त होगी। यह अब भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे प्रतिक्रियावादी और अनियंत्रित शक्तियों को श्री गांधी छूट देकर हिंदू जाति और दलित वर्गों के मध्य नफरत की भावना को और उत्तेजित करेंगे और दोनों वर्गों के बीच की खाई को और चौड़ा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में जब मैंने श्री गांधी का विरोध किया था तब देश में मेरे विरुद्ध काफ़ी हुल्लड़ मचा था और अपने को राष्ट्रीय समाचार पत्र कहने वाले अखबारों ने मुझे राष्ट्रीय हित में अड़ंगा डालने वाला देशद्रोही करार देने का षड्यंत्र रचा था और मेरी पार्टी के विरुद्ध होने वाली सभाओं के समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर छापते थे। हालांकि कुछ सभाएं होती ही नहीं थी। दलित वर्गों में
पारस्परिक विभेद के लिए रिश्वत का खुलकर लालच दिया गया। कुछ हिंसक वारदातें भी की गईं। यदि श्री गांधी उपरोक्त सभी प्रकार की बातों की बड़े पैमाने पर पुनरावृत्ति नहीं चाहते तो भगवान के लिए अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और विनाशकारी परिणामों से बचाएं। मुझे विश्वास है कि श्री गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। परंतु यदि वह अपना आमरण अनशन नहीं छोड़ते तो उनके न चाहते हुए भी इसके दुष्परिणाम उसी प्रकार निश्चित हैं जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना निश्चित होता है। ये बयान समाप्त करने से पहले मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि मैं समझता हूं कि बात अब समाप्त हो चुकी है, परंतु तब भी मैं श्री गांधी द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं कि श्री गांधी मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि मैं उनके जीवन तथा अपने निस्सहाय लोगों के अधिकारों में से किसी एक को चुनूं, क्योंकि भविष्य में अपने लोगों की आने वाली पीढ़ियों को हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर पड़े रहने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा। मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब की आखिरी लाइन आप पढ़िए। बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनके जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं आने वाली पीढ़ी, यानी कि आने वाली पीढ़ी कौन? हम और आप, हमारे आपके बच्चे। आने वाली पीढ़ियों को हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर पड़े रहने देना नहीं चाहते थे बाबा साहब। आज हम शान शौकत की जो जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष है। इस बात को हमें समझना होगा। मेरे साथियों, जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं वो तो अपनी मेहनत की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, सम्मान नौकरी प्राप्त किए हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए। उन तक बाबा साहब का ये बयान जरूर पहुँचना चाहिए, बाबा साहब का ये संघर्ष जरूर पहुँचना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि बाबा साहब आने वाली पीढ़ी के लिए कितना सजग थे और हम आने वाली पीढ़ी के लिए कितना सजग हैं। इस बात पे भी विचार और विश्लेषण करने की बहुत आवश्यकता है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा साहब को देशद्रोही करार देने वाले कौन लोग थे? जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने श्री गांधी का विरोध किया, श्री गांधी के पक्ष का विरोध किया, अपने अस्पृश्यों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने जब अधिकारों की मांग की, तो उस समय इस भारत देश के अंदर किन लोगों ने, वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही तक करार दे दिया था? यही आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपके समक्ष इससे संबंधित बात को रखा है। आज के अम्बेडकर संदेश को मुझे पूरा भरोसा है लोगों को ये जानने में बहुत अवसर मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। आज का अम्बेडकर संदेश सुनने के बाद विश्लेषण करने का मौका मिलेगा कि बाबा साहब ने वास्तव में हम सभी के लिए कितना कुछ किया है, कितना संघर्ष किया है, किन परिस्थितियों में हम सभी के लिए बाबा साहब अकेले डटे रहे, खड़े रहे। आज के अम्बेडकर संदेश को अब रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।